हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर जो आर्तव चक्र होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो देखो, हम देखते हैं कि जब मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी है, इनके अंदर जब मादा सदस्य यानी कि फीमेल जो है वो जब अपनी प्रजनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर प्रवेश करती है तो इस दौरान इनके यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर, ओवरी के अंदर और इनके अंदर पाए जाने वाले इनके जो जनन हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन्स, उनके अंदर कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजेज होते हैं और इन चक्रीय परिवर्तनों को ही नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल या जनन चक्कर। ये जनन चक्कर जो है वो मैमल्स के अंदर दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मैमल्स के रूप में जो प्राइमेट होते हैं उनके मादा सदस्य के अंदर देखने को मिलते हैं, और दूसरा जो साइकिल होता है वो है एस्ट्रस चक्कर या मध चक्कर। और ये मध चक्कर जो है ये पाया जाता है जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं इनके अंदर। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, जो कि लेसन नंबर 34 यानी कि 34वां है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम आर्तव चक्र भी कहते हैं, अगर हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये देखने को मिलता है प्राइमेट स्तनधारी मादा सदस्य है उसके अंदर। प्राइमेट स्तनधारी का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है मनुष्य की, गिब्बॉन की, चिंपैंजी की, इन सब की। तो इनके अंदर जो है वो कौन सा साइकिल पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र पाया जाता है। अगर हम बात करें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की मनुष्य के अंदर तो हम देखते हैं कि इसकी जो समयावधि है वो लगभग 28 डेज की होती है। कि अगर हम आइडली बात करें इसकी समयावधि की, तब हम ये कहते हैं कि मनुष्य के मादा सदस्य में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्कर जो है इसकी समयावधि 28 दिन की होती है। यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्कर के अंदर संपन्न होने वाले जो घटनाक्रम हैं वो 28 डेज के अंदर उनकी पुनरावृत्ति होगी वो होगी, ठीक है। लेकिन ये समयावधि जो है वो 28 दिन की, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनका प्रभाव पड़ता है और इन हार्मोन्स के अंदर आए बदलाव आदि के कारण जो है इसकी समयावधि जो है वो परिवर्तनशील होती है। और जनरली इसकी समयावधि जो मानी गई है वो 22 दिन से लेकर के 32 डेज तक मानी जाती है। तो हमने बात की कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो प्राइमेट स्तनधारी मादा सदस्य के अंदर देखने को मिलता है, तो इसकी वैसे तो समयावधि जो है वो 28 दिन की होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं और ये जो है वो 22 दिन से लेकर के 32 दिन की समयावधि का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कंट्रोल जो किया जाता है वो जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, इन सब के द्वारा जो है वो इसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये एक हार्मोनल प्रोसेस है, हार्मोनल क्रिया है। हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यह एक हार्मोनल प्रक्रिया है तथा यह स्वतः और लयबद्ध रूप से नियंत्रित होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो लगभग 28 दिन की समयावधि के अंदर कंप्लीट होती है, इस 28 दिन की जो ये समयावधि है इसको हम 4 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं, या हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 4 प्रावस्थाएं आती हैं। तो वो 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखो। इनमें पहली जो स्टेज मानी गई है वो मानी गई है रक्त स्त्रावण प्रावस्था। इस दौरान जो है वो माता
इस दौरान जो है वो फीमेल सदस्य जो है उसके योनि मार्ग के द्वारा रक्त स्त्रावण की क्रिया होती है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल के अंदर देखेंगे। तो पहली स्टेज कौन सी आई? रक्त स्त्रावण प्रावस्था। दूसरी स्टेज आती है प्रचुरोद्भव प्रावस्था या प्रोलिफिकेशन स्टेज, और तीसरी आती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था यानी कि ओव्यूलेशन, और चौथी और लास्ट स्टेज जो मानी गई है वो है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था यानी कि ओव्यूलेशन के बाद आने वाली प्रावस्था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कुल 4 स्टेप के अंदर बांटा गया है, जिनमें से पहली है रक्त स्त्रावण प्रावस्था, दूसरी है प्रचुरोद्भव प्रावस्था, तीसरी है अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, और चौथी है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था यानी कि ओव्यूलेशन के बाद आने वाली प्रावस्था। अगर हम इसके अंदर बात करें रक्त स्त्रावण प्रावस्था के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि जो रक्त स्त्रावण प्रावस्था है इसको रजोधर्म भी कहा गया है, क्योंकि इस दौरान जो है वो क्या है, रक्त का स्त्रावण होता है। इसे ऋतुस्राव भी कहा जाता है, या हम इसे मेंस्ट्रुअल मेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली जो प्रावस्था है वो कौन सी है? रक्त स्त्रावण प्रावस्था, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहा गया है। इस प्रावस्था की जो समयावधि है वो 3 से लेकर के 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की। यानी कि रक्त स्त्रावण की जो क्रिया है वो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक होती है। तो इसलिए इसकी समयावधि कितनी मांगी गई है? 3 से लेकर के 5 दिन तक। आगे बढ़ते हैं कि जो रक्त स्त्रावण की प्रावस्था होती है उस दौरान होता क्या है। तो जब हमने यूट्रस यानी कि गर्भाशय की संरचना का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि गर्भाशय की भित्ति के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं, और जिसमें से सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उसे नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम। क्या नाम देते हैं? एंडोमेट्रियम। आगे चल करके हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो उसे फिर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होती है इसके अंदर स्ट्रेटम बेसिलिस, जो सबसे अंदर की तरफ यानी कि जो इसकी मायोमेट्रियम है उसके पास मौजूद होती है, और इसके बाद इसका जो क्रियाशील स्तर होता है वो होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और एक होता है स्ट्रेटम जो कैप्सुलरिस है वो। तो हम देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर पाए जाने वाला जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, जो इसका क्रियाशील भाग होता है वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, जिसको समय समय के साथ जो है वो इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है रक्त आदि के साथ। तो हम देखते हैं रक्त स्त्रावण जो प्रावस्था होती है इसकी समय अवधि 3 से 5 दिन की होती है, और इस दौरान होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर होता है, इसकी स्ट्रेटम बेसिलिस से इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो इससे क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस का अलग होने के पीछे का कारण ये है कि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसके अंदर अचानक क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसमें से जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है? गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है इसको संभाले रखता है और इसकी मोटाई के अंदर वृद्धि करवाता है, ताकि इसके अंदर इम्प्लांटेशन की जो क्रिया है वो हो सके। लेकिन अगर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है इसके लेवल के अंदर या इसकी सांद्रता के अंदर अगर कमी आ जाती है तो इसके कारण स्ट्रेटम जो बेसिलिस होते हैं उससे स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और ये दोनों ही जो है वो एंडोमेट्रियम के जो पार्ट हैं वो हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि जब ये स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो अलग हो जाती है तो इसके बाद क्या है? ये अलग हुई स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो कुछ संयोजी उत्तक और जो श्लेष्म कोशिकाएं हैं इनके साथ रुधिर के साथ जो है वो गर्भाशय से योनि मार्ग के द्वारा बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दी जाती है। कि अगर हम बात करें यूट्रस की तो हम देखते हैं कि यूट्रस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये यूट्रस है और ये है यूट्रस सेरिविक्स यानी कि गर्भाशय गिरवा, और ये है योनि।
और गर्भाशय के अंदर इसका सबसे आंतरिक जो स्तर होता है ये कहलाता है एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो इस रक्त स्रावण प्रावस्था के अंदर टूट जाता है और टूट करके रुधिर, श्लेष्मा और संयोजी उत्तक आदि के साथ यहाँ से गर्भाशय गिरवा से बाहर निकल योनि मार्ग से होते हुए ब्लड के साथ शरीर से बाहर क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो यही हमने यहाँ पर बताया है कि विघटित स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो संयोजी उत्तक, श्लेष्म कोशिकाओं आदि जो है वो रुधिर के साथ गर्भाशय से योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इस प्रावस्था में सबसे महीन एंडोमेट्रियम पाई जाती है कि जो ये एंडोमेट्रियम है, ये रक्त स्रावण प्रावस्था के दौरान क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाला जो भाग है वो तो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए अब इसके अंदर केवल और केवल स्ट्रेटम बेसिलिस जो है वो बचती है, जिसके कारण इस एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल एकदम पतली रह जाती है, क्योंकि केवल क्या बचेगी, स्ट्रेटम बेसिलिस बचेगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस प्रावस्था के दौरान सबसे महीन एंडोमेट्रियम पाई जाती है। इनकी एंडोमेट्रियम की मोटाई जो है वो सबसे कम कौन सी स्टेज के अंदर होती है, रक्त स्रावण प्रावस्था के दौरान होती है। आगे बात करते हैं कि रजोधर्म। रजोधर्म का मतलब इस योनि मार्ग के द्वारा रुधिर का उत्सर्जन जो हो रहा है वो, कि रजोधर्म जो है वो तभी आता है जब ओव्यूलेशन के पश्चात फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, कि मासिक स्राव या ऋतुस्राव या यहाँ से जो ब्लड का जो सिक्रेशन हो रहा है योनि मार्ग के द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है, इसके बारे में ये माना जाता है कि ये रक्त स्रावण प्रावस्था तभी आती है, यानी कि यहाँ से रुधिर का स्रावण केवल उसी कंडीशन में होता है जब ओव्यूलेशन के दौरान उत्सर्जित जो अंडाणु है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो इसके अंदर रक्त स्रावण की क्रिया होती है। और ये माना जाता है कि अगर आर्तव चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रक्त स्रावण की क्रिया रुक जाती है, यानी कि रक्त स्रावण देखने को नहीं मिलता, रजोधर्म की क्रिया नहीं होती है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस मादा सदस्य के अंदर अब गर्भाधारण की क्रिया हो चुकी है। तो इसलिए ये कहा गया है कि रक्त स्रावण की जो अनुपस्थिति है, कि अगर ये रक्त स्रावण की क्रिया न हो तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भाधारण की क्रिया हो चुकी है, यानी कि ये क्या है, गर्भाधारण का संकेत है। तो इस प्रकार से हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला स्टेप है रक्त स्रावण प्रावस्था, जिसकी मुख्य बातों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये लगभग 3 से लेकर के 5 दिन तक चलती है ये प्रोसेस। और इस दौरान एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम बेसिलिस है, इससे इसकी जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो पृथक हो जाती है, और फिर ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो अलग हुई है वो संयोजी उत्तक, श्लेष्म कोशिकाओं और रुधिर आदि के साथ गर्भाशय से योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। और यहाँ पर इस स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस के अलग होने का जो कारण है वो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर के अंदर आई अचानक कमी। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस दौरान, यानी कि जो रक्त स्रावण की प्रावस्था होती है, इस दौरान जो एंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई सबसे कम होती है बाकी प्रावस्थाओं की तुलना में। और ये भी माना गया है कि रजोधर्म जो है वो उसी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है जब ओव्यूलेशन के द्वारा उत्सर्जित जो अंडाणु हैं उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और अगर किसी कारण से अगर हम देखें कि रक्त स्रावण की जो कंडीशन है वो हमें देखने को नहीं मिलती, यानी कि रजोधर्म जो है वो अनुपस्थित होता है, रक्त स्रावण देखने को नहीं मिलता, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उसके अंदर गर्भाधारण की क्रिया हो चुकी है, यानी कि ये क्या है, गर्भाधारण का संकेत है। अब आगे बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में, परचुरोद्भव प्रावस्था, जो रक्त स्रावण के ठीक बाद की प्रावस्था है। तो रक्त स्रावण की प्रावस्था कितने दिन तक चली, जो टोटल टाइम पीरियड कितना है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 28 दिन का। तो इसमें रक्त स्रावण की प्रोसेस कब तक चली, 5 दिन तक चली।
तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा, छठा दिन आएगा, 6th डे जो है। तो छठे दिन से जो है वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और ये कब तक चलती है, 13वें दिन तक चलती है। और इस प्रावस्था को नाम दिया जाता है प्रचुरोद्भव प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव फेज। इसको प्रचुरोद्भव प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान जो है वो दो क्रियाएं होती हैं। एक तो जो है वो फॉलिकल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होगा और वो कंप्लीटली डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बदलेगी, और दूसरा एंडोमेट्रियम जो है इसकी मोटाई के अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो हम देखते हैं दूसरी स्टेज कौन सी आती है, प्रोलिफरेटिव फेज या प्रचुरोद्भव प्रावस्था। और ये प्रावस्था जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे दिन से प्रारंभ होकर के 13वें दिन तक चलती है। और इस दौरान होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, स्रावण किया जाता है GnRH का। और ये GnRH जो है वो पीयूष ग्रंथि को, यानी कि जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रावण के लिए स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का स्रावण किया जाता है। और ये FSH जो है वो क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल यानी कि जो अंडाशयी पुट्टिकाएं हैं उनको विकसित होने हेतु उद्दीपित करेगा। यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, अंडाशय के अंदर अंडाशयी पुट्टिकाओं यानी कि ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं उनके निर्माण को प्रेरित करेगा। इसके बाद जब इन ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं यानी कि अंडाशयी पुट्टिकाएं जो हैं इनका परिवर्धन होना प्रारंभ हो जाता है, तो इन पुट्टिकाओं में से कोई एक पुट्टिका, ठीक है, केवल सिंगल, एक बार में केवल एक ही, कि एक बार में कोई एक पुट्टिका जो है वो कंप्लीट रूप से विकसित होकर के एक विकसित पुट्टिका, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर बदल जाती है। तो हमने देखा कि जब पीयूष ग्रंथि के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है तो ये FSH क्या करता है, अंडाशय के अंदर अंडाशयी पुट्टिकाओं यानी कि ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं उनके परिवर्धन को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन ओवेरियन फॉलिकल जो है इनका परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सभी जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो कंप्लीट रूप से विकसित नहीं हो पाती। अंततः एक बार में केवल एक ही जो फॉलिकल है वो एक कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर विकसित हो पाती है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर तो कितनी कन्वर्ट हुई, एक ही, तो बाकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है, तो हम देखते हैं कि इनमें से ज़्यादातर जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, और इसे नाम दिया जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या नाम कहेंगे, फॉलिकुलर एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब जो शेष बची हुई जो फॉलिकल्स हैं उनका नष्ट होना। आगे देखते हैं कि जब इस ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है यानी कि कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल जब बन जाती है, तो अब इसके द्वारा एक गोनेडोट्रोपिन्स का स्रावण किया जाता है यानी कि जो एस्ट्रोजन है इसका स्रावण किया जाएगा। यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो बन गई है अब वो किसका स्रावण करेगी, एस्ट्रोजन का स्रावण करेगी। और ये एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगी, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई के अंदर क्या करेगी, बढ़ोतरी करवाएगी। तो हमने देखा प्रोलिफरेटिव जो फेज है इसकी जो समयावधि है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के छठे दिन से लेकर के कौन से दिन तक रहती है, 13वें दिन तक रहती है। और इस दौरान क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। और ये FSH जो है वो अंडाशय के अंदर अंडाशयी पुट्टिकाओं को विकसित होने हेतु उद्दीपित करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण जो है अब अंडाशय के अंदर अंडाशयी पुट्टिकाओं का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अंत के अंदर केवल एक ही फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो पाती है, और शेष फॉलिकल जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसे नाम दिया जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया।
और जब ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है तो इस ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा अब एस्ट्रोजन का स्रावण किया जाता है और यही एस्ट्रोजन जो है वो जो रक्त स्रावण प्रावस्था के दौरान जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी उसकी मोटाई के अंदर फिर से अब क्या करवा दी जाती है, बढ़ोतरी करवा दी जाती है ताकि अब वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो सके। आगे देखते हैं कि इस प्रावस्था कौन सी, जो प्रोलिफरेटिव फेज है, इस दौरान इस प्रावस्था में गोनेडोट्रोपिन्स के रूप में जो LH और FSH जो है इनका स्रावण धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि जैसे जैसे ये फेज आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि छठे दिन से सातवें दिन, सातवें से आठवें, आठवें से नौवें, इस तरह से जैसे जैसे ये फेज आगे की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो गोनेडोट्रोपिन्स के रूप में LH और FSH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिनका स्रावण जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, इनके लेवल के अंदर जो है वो लगातार क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है, जिसको हम आगे चल करके ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा इस प्रावस्था के दौरान क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन्स के रूप में पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले LH और FSH का जो स्रावण है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है और जो क्या है पुट्टक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को भी उद्दीपित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे जैसे ये फेज आगे की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं इनके लेवल के अंदर क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है और ये अब क्या करते हैं, एक तो जो फॉलिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट को तो प्रेरित करने का कार्य कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ अब ये क्या करते हैं कि जो वर्धिशील जो फॉलिकल्स हैं उनके द्वारा एस्ट्रोजन का जो स्रावण है, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रही है, तो इस एस्ट्रोजन के स्रावण को भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। किसके द्वारा, LH और FSH के द्वारा। ठीक है, तो ये थी प्रोलिफरेटिव स्टेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन तक चलती है, छठे दिन से लेकर के। इसके बाद अब आता है कौन सा दिन, 14वां दिन, 14th डे। ठीक है, इस 14th डे जो है इस दिन का होता है कि 14वें दिन LH और FSH जो है इन दोनों ये दोनों जो है वो अपने हायर लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और इस दौरान जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका जो हायर लेवल है, अपना उच्चतम जो स्तर होता है उसे एक नाम दिया जाता है और वो कहा जाता है LH सर्ज। LH सर्ज, LH सर्ज कि इस दौरान LH जो है वो क्या होता है, अपने पीक पॉइंट के ऊपर होता है, यानी कि अपनी अधिकतम स्तर के ऊपर पहुंच जाता है और ये LH सर्ज जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके रैप्चर को, यानी कि जब LH अपने अधिकतम स्तर के ऊपर पहुंच जाता है, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं, तो ये LH सर्ज अब क्या करेगा, ग्राफियन पुट्टिका को टूटने के लिए प्रेरित करेगा और जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका टूटेगी तो इसके अंदर मौजूद जो अंडाणु हैं, जो वास्तविकता के अंदर अगर बात करूं मैं मनुष्य की, तो अपनी सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर होता है, वो वहां से रिलीज हो जाता है और इसके बाद शेष बची हुई जो ग्राफियन पुट्टिका है वो दोबारा से रीअरेंज होती है और एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करने लगती है, जिसे अपने कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो 14वें दिन की जो क्रिया है, 14th डे, इस दौरान क्या होता है, 14वें दिन LH और FSH दोनों 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, हायर लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं और 14वें दिन LH का अधिकतम स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, LH सर्ज कहलाता है, इसका पीक पॉइंट LH का LH सर्ज कहलाता है और LH सर्ज जो है वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको जब ओवरी की स्ट्रक्चर करवाई थी उस दौरान आपको बताया था डायग्राम के रूप में।
तो LH सर्ज के कारण जो है वो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी और इसके अंदर मौजूद जो अंडाणु है अब वो क्या हो जाएगा, ओवरी से बाहर निकल जाएगा और इस क्रिया को क्या नाम दिया जाएगा, ओव्यूलेशन नाम दिया जाएगा, अंडोत्सर्ग कहा जाएगा। तो इसलिए हमने इस तीसरी फेज को नाम दिया है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग, जो किस दिन संपन्न होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो है वो संपन्न होती है। इसके बाद में आगे बताया है कि यहाँ पर ओव्यूलेशन यानी कि ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर सेकेंडरी जो oocyte है उसका बाहर निकलना और बाद में वो ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो इस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं और इस ओव्यूलेशन की क्रिया को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि LH हार्मोन जो है वो जिस दिन अपने हायर लेवल के ऊपर था 14वें दिन, जिसे हमने LH सर्ज कहा था, उसी के द्वारा जो है वो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके टूटने को प्रेरित किया गया था। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की चौथी और अंतिम स्टेज, जिसे हमने नाम दिया है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हमने देखा कि जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड है उसको हमने 4 स्टेज के अंदर बांटा था, जिनमें सबसे पहले था रक्तस्रावण प्रावस्था, उसके बाद में आई प्रोलिफरेटिव स्टेज यानी कि प्रचुरोद्भव प्रावस्था, इसके बाद में तीसरी प्रावस्था जो ठीक 14वें दिन आती है वो थी ओव्यूलेशन की, और अब इसके बाद में हम बात करते हैं 14वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 15वां दिन, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 28 दिन। तो इसका मतलब ये चौथी और अंतिम जो स्टेज है वो 15वें दिन से स्टार्ट होगी और 28वें दिन तक चलेगी, और इस प्रावस्था को नाम दिया जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद की क्रिया। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो इससे पहले हमने देखा था ओव्यूलेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टूटती है और इसके अंदर मौजूद जो सेकेंडरी oocyte है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि जब ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो इस दौरान क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो टूट जाती है, और इस ग्राफियन फॉलिकल के टूटने के कारण जो सेकेंडरी oocyte है वो तो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और इसके बाद शेष बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल है वो दोबारा से रीअरेंज होती है और दोबारा से व्यवस्थित होकर के वो निर्माण करती है किसका, कार्पस ल्यूटियम का। कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, यानी कि अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, और ये अब कार्पस ल्यूटियम जो है वो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हुए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किया करती है। यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है इसका मेनली तो सिक्रीशन किया जाता है मुख्य रूप से ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, लेकिन कुछ मात्रा में कार्पस ल्यूटियम भी जो है वो इस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। लेकिन कार्पस ल्यूटियम जो है वो मुख्य रूप से जो है वो किसका सिक्रीशन करती है, प्रोजेस्टेरोन जो है इसका मुख्य रूप से सिक्रीशन करती है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और यही प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसको बनाए रखता है, जिसके कारण इसकी मोटाई के अंदर बढ़ोतरी भी होती है। आगे देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स, कि यानी कि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के टूटने के बाद जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और इसके बाद में शेष बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रीअरेंज होकर के जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है इसका बनना जो है वो मैमल्स जो है यानी कि स्तनधारी जो होते हैं इनका एक विशेष कैरेक्टर है, यानी कि ये केवल स्तनधारियों के अंदर ही देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए हम देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से स्रावण किसका किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का। तो आगे हमने यहाँ पर बात की है प्रोजेस्टेरोन के बारे में कि ये प्रोजेस्टेरोन जो है जो कि कार्पस ल्यूटियम स्रावित कर रही है, ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि गर्भाशय का जो सबसे आंतरिक स्तर है इसको बनाए रखने का कार्य करता है,
और इसके कारण इसकी मोटाई के अंदर क्या करवाता है, ये वृद्धि करवाता है, मोटाई बढ़ जाएगी इसकी। एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन हेतु तैयार करता है, यानी कि जब आंतरिक स्तर है जो गर्भाशय का, इसकी मोटाई के अंदर वृद्धि हो जाएगी और ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा, तो इसका मतलब अब इसके अंदर जो जाइगोट से आगे मोरुला और मोरुला से जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, अब उसका इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण जो है वो इसके अंदर हो सकता है, यानी कि ये एंडोमेट्रियम को जो है वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई जिसके अंदर क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल टूटी और टूटने के कारण सेकेंडरी oocyte जो है वो तो क्या हो गया, रिलीज, यानी कि हम कहें एग जो है वो तो क्या हो गया, रिलीज हो गया और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो खुद किसके अंदर कन्वर्ट होगी, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो ये एग रिलीज हुआ है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। कैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट होगी तो इसके कारण अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो स्त्रावण था इसके स्तर के अंदर क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। तो आगे बताया गया है कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो अपने बनने का मतलब किस दिन बनी थी, जब 14वें दिन ओव्यूलेशन की क्रिया हो गई थी ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से, तो इसका मतलब उसके नेक्स्ट डे यानी कि 15वें दिन। तो कार्पस ल्यूटियम अपने बनने के 9 दिन बाद नष्ट होने लगती है। तो कहने का मतलब वो बनी कब, 15वें दिन। ठीक, और नष्ट कब होने लगती है, बनने के 9 दिन बाद, यानी कि इसके अंदर अगर हम 9 और ऐड करें तो 14 के बाद बनी थी 15वें दिन, और अगर 14 के बाद बनी थी किस दिन, 15वें दिन। ठीक है, और 9 दिन बाद, तो ये इस 9 दिन की समयावधि कब हो जाएगी, 23वें दिन। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो कितने हो गए, 3, 3, 6 और 3, 9, तो टोटल 23वें दिन जो है वो कितने हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे। तो ये 9 दिन बाद, इसका मतलब ये बात कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23rd वाला जो दिन है उस दिन। तो कार्पस ल्यूटियम अपने बनने के 9 दिन बाद, यानी कि लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23वें दिन, 14 दिन समाप्त होने तक पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, अक्रियाशील हो जाती है। 14 दिन समाप्त होने पर, 14वां दिन कब समाप्त होगा, 28वें दिन। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट डेट होगा। तो कार्पस ल्यूटियम अपने बनने के 9 दिन बाद नष्ट होने लगती है तथा 14 दिन समाप्त होने तक पूर्णतः अक्रियाशील होकर कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाती है और जो बाद में आगे चल करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो फेज है टोटल पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये कितने दिन की होगी, 15 से लेकर के 28 दिन तक, यानी कि टोटल कितने दिन की समयावधि होगी इसकी, 14 दिन की। आगे बताया गया है कि विकसित और मोटी एंडोमेट्रियम जो है वो हराशित होना प्रारंभ हो जाएगी। कब, कि अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो, जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम अब अपहराशित होकर के किस में बदल जाए, कार्पस एल्बिकेंस में। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अंदर कमी आ जाएगी, जिसके कारण अब जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है वो क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और इसका टूटना जैसे ही स्टार्ट होगा, अब अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी रक्त स्त्रावण प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर इसकी चारों की चारों प्रावस्थाओं के बारे में हमने बात की। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल समयावधि हम कितनी मानते हैं, 28 दिन की मानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा 28 दिन की ही हो। इस समयावधि के अंदर जो है वो कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी समयावधि जो है वो 22 दिन से लेकर के 32 डेज तक की हो सकती है।
ठीक है। तो जब इसकी समयावधि जो है वो 28 दिन की होगी, तब तो जो स्टार्टिंग के जो 5 दिन हैं उसको तो हम मान लेते हैं रक्तस्रावण प्रावस्था। इसके बाद 6 से लेकर के 13वां दिन जो है इसको मान लेते हैं हम प्रचुरोद्भव प्रावस्था, कि जो 1 से 5 दिन है वो तो क्या आ जाएगा, रक्तस्रावण। और इसके अंदर 3 से 5 दिन तक ब्लड का सिक्रेशन होता है। 6 से लेकर के 13वां दिन जो है इसको हम मान लेंगे कौन सी प्रावस्था, प्रचुरोद्भव प्रावस्था। और 14वां दिन जो है वो क्या आ जाएगा, अंडोत्सर्ग। और इसके बाद 15 से लेकर के जो 28 दिन तक की जो समयावधि है वो कौन सी कहलाएगी, पश्च अंडोत्सर्ग कहलाएगी। तो ये प्रावस्थाओं का जो मैंने टाइम पीरियड दिया है, जैसे रक्तस्रावण 1 से 5, प्रचुरोद्भव 6 से 13, अंडोत्सर्ग 14वां और पश्च अंडोत्सर्ग 15 से 28, ये जो मैंने टाइम पीरियड दिया है, ये टाइम पीरियड उस कंडीशन के अंदर दिया है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की समयावधि कितनी हो, 28 दिन की हो। लेकिन ये देखा गया है कि अगर इस 28 दिन की समयावधि के अंदर कुछ परिवर्तन आता है, यानी कि कमी या बढ़ोतरी होती है, कि जैसे 28 की जगह मान लो 26 दिन बच जाएं, या 28 की जगह ये टाइम पीरियड जो है वो 32 दिन का हो जाए, तो इस दौरान जो अब ये जो फेज हैं इनके टाइम पीरियड के अंदर भी क्या आएगा, बदलाव। रोक दिया। हाँ, तो हमने बात की कि अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की समयावधि 28 दिन की हो तब तो इन अलग अलग प्रावस्थाओं की जो ड्यूरेशन है वो ये रहेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ये 28 दिन की जो है वो हमेशा फिक्स नहीं होती, इसके अंदर बदलाव भी आ सकता है, कि जैसे इसके अंदर अगर ये 22 दिन की भी हो सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, यानी कि अगर मान लो इसके अंदर 2 दिन की कमी आ जाए तो वो 26 दिन की हो जाएगी, 2 दिन बढ़ जाए तो 30 दिन की हो जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर इन प्रावस्थाओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इस बात को देखें तो हम देखते हैं कि जो ये पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था है, जिसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इस दौरान कार्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाती है। तो ये प्रावस्था जो है इसकी समयावधि जो है वो हमेशा 14 दिन की रहेगी, ये फिक्स है। कहने का मतलब चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का हो, चाहे 26 दिन का हो, चाहे 22 दिन का हो, या फिर 30 दिन का हो, या 32 दिन का हो, किसी भी स्थिति के अंदर अगर बात की जाए पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था की तो वो हमेशा ही 14 दिन की होगी। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बाकी प्रावस्थाएं जो हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का न रह करके 26 दिन का ही हो जाए, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किसी मादा सदस्य के अंदर 26 दिन का है तो उसके अंदर अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो किस दिन होगी, ओव्यूलेशन जो है वो किस दिन होगा। तो देखो टोटल समयावधि 26 दिन की, इसके अंदर अंडोत्सर्ग के बाद के जो हैं वो तो क्या रहेंगे, 14 दिन फिक्स रहेंगे। ये निकाल देते हैं तो पीछे कितना बचा, 12। तो इस कंडीशन के अंदर ओव्यूलेशन जो होगा वो अब 12वें दिन होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो किसी मादा सदस्य के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके बारे में आपको यह कहा जाए कि ये 32 दिन का हो गया, 32 डेज का, और इस स्थिति के अंदर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन किस दिन होगा, तो ओव्यूलेशन के बाद के तो 14 दिन फिक्स हैं, तो वो अगर हम इसमें से 14 दिन निकाल दें तो पीछे कितने बचे, 18। तो इस स्थिति के अंदर अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होगी वो 18th डेज यानी कि 18वें दिन होगी। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।